हेलो एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 7वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, अब तक हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ लिया था। तो देखिए, मैं पहले शुरू करूँ आइसोमेरिज्म। तो इस आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जहाँ भी आइसोमेरिज्म शब्द की बात आती है तो आइसोमेरिज्म कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा सेम होगा। ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बच्चों, लेकिन डिफरेंट क्या हो, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। ऐसे दो कंपाउंड, चाहे कोई भी दो कंपाउंड हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो या ऑर्गेनिक हो, यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बेटा, सेम हो। क्या डिफरेंट हो, तो उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, उनको हम लोग आइसोमर्स और उनकी इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन से दो भाग हैं, तो इस आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा बांटा गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाकर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 6वां लेक्चर पढ़ लें। उसमें ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से जुड़ी हुई आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा इसका बताऊँ कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपने क्या पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, यानी ऐसे दो कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड का मेरे प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का क्या मतलब है कि जिस एटम या जिस ग्रुप ऑफ एटम या जिस लिगेंड के कारण पहला मॉलिक्यूल बना हो, उसी एटम, ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के कारण दूसरा मॉलिक्यूल भी बना हो। लेकिन जो स्ट्रक्चर बन रहा है पहले वाले का वो दूसरे वाले से अलग बन रहा हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट बन रहा हो, तो हमको कौन सा आइसोमेरिज्म मिलेगा बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको जो पढ़ना है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है। इस लेक्चर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आइसोमेरिज्म शब्द जुड़ा है, तो सबको पता है कि जब आइसोमेरिज्म जुड़ा होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जब स्टीरियो के साथ आइसोमेरिज्म जुड़ा है तो आइसोमेरिज्म का क्या अर्थ होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यानी आइसोमेरिज्म कहीं भी आए तो सीधे आपको देखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और क्या सेम है इसमें, तो देखिए इसमें पहला क्या क्राइटेरिया होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जो इसमें बॉन्ड बनता हो, जो इसमें केमिकल बॉन्ड बनते हो। कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो से अधिक एटम आपस में किसी बॉन्ड के द्वारा, चाहे आयनिक बॉन्ड, चाहे कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड के द्वारा जब दो या दो से अधिक एटम जुड़ते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, दूसरा उसमें बनने वाले जितने भी बॉन्ड हो सभी केमिकल बॉन्ड भी क्या हो बच्चों, केमिकल बॉन्ड भी सेम हो। जितने बॉन्ड बनते हो सभी के सभी बॉन्ड सेम हो, सभी बॉन्ड सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो भाई डिफरेंट क्या होगा
क्यों इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह रहे हैं? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट होगा स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट किसका स्पेशियल अरेंजमेंट मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस चूंकि आइसोमेरिज्म हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको मैंने क्या बताया है कि मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बच्चों लिगेंड जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लिगेंड जुड़े होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं। तो इन लिगेंड का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो। स्पेशियल अरेंजमेंट का क्या मतलब है बेटा? कि 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3D अरेंजमेंट? यानी 3D अरेंजमेंट मतलब एक्स, वाई और जेड एक्सिस में अरेंजमेंट क्या हो? डिफरेंट हो। तो जब एक्स, वाई और जेड एक्सिस में मेरे प्यारे बच्चों अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, किसके? लिगेंड के। किसके अरेंजमेंट की बात की जा रही है बेटा? लिगेंड की। और कहाँ ये लिगेंड्स के अरेंजमेंट कहाँ डिफरेंट होंगे? इन जो हमने कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्पेशियल अरेंजमेंट 3D अरेंजमेंट किसका डिफरेंट हो? 3D अरेंजमेंट क्या हो? ये दोनों स्पेशियल कह लीजिए या 3D कह लीजिए बच्चों, स्पेशियल कह लीजिए या 3D कह लीजिए, अरेंजमेंट डिफरेंट हो। तो किसके 3D अरेंजमेंट की बात की जा रही है बेटा? तो यहां पर लिगेंड्स की 3D अरेंजमेंट की बात की जा रही है। किसके 3D अरेंजमेंट या स्पेशल अरेंजमेंट की बात की जा रही है? डिफरेंट। तो डिफरेंट अरेंजमेंट मेरे प्यारे बच्चों लिगेंड की होगी। कहां पर डिफरेंट होगी? तो अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, उन लिगेंड का स्पेशियल या 3D, स्पेशियल कहें या 3D, 3D मतलब एक्स, वाई और जेड एक्सिस में उनका अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर डिफरेंट होगा ना बच्चों, तो जो आइसोमेरिज्म बनता है उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहने का क्या मतलब है? कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या अर्थ है? कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनमें बनने वाले केमिकल बॉन्ड भी सेम हो, लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर ना बच्चों लिगेंड जुड़े हों, वो लिगेंड का स्पेशियल अरेंजमेंट या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट हो। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक ये ले लिया एम, सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जुड़े हैं एल, ये 2 लिगेंड जुड़े हैं ब्लैक और 2 लिगेंड जुड़े हैं ब्लू, या मान लीजिए एक ब्लू जुड़ा है और एक रेड जुड़ा है। ठीक है, इस पे समझिए। और दूसरा जो कंपाउंड हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि दूसरा, या इधर देखिए, यहां पर जगह नहीं है, मैं थोड़ा इधर करके बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने 2 लिए, एक सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा सेंट्रल एटम, ये भी सेंट्रल मेटल एटम एम है, ये भी सेंट्रल मेटल एटम है एम है, दोनों सेम है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो 2 लिगेंड जुड़ रहे हैं बच्चों, एल और एल, ये 2 ब्लू लिगेंड जुड़े और एक ब्लैक लिगेंड जुड़ा और एक रेड लिगेंड जुड़ा, या मान लीजिए कि एक ग्रीन लिगेंड को मैं जोड़ दूं, यहां पर एक ग्रीन लिगेंड जुड़ा एल। ये ध्यान दीजिए, ये पहला आपका था। दूसरा भी वही लीजिए कि दूसरे में भी सेंट्रल मेटल एटम एम को रखिए, दूसरे में भी सेंट्रल मेटल एटम एम को रखिए, यहां पर भी एक लिगेंड जोड़िए रेड और ब्लू। तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा है कि ये दोनों एल जो ब्लू हैं एक तरफ जुड़े हुए हैं। तो यहां पर मैं दोनों ब्लू को, एक ब्लू को इधर कर दूं और एक ब्लू को ठीक इसके अपोजिट में रख दूं, एल और एल इस तरह से, और जो बाकी बचा एक लिगेंड को इधर रख दूं, ब्लैक वाले को, और फिर ग्रीन वाले को इधर कर दूं। अब देखिए यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों मॉलिक्यूल के या दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थे। एक एम था इसमें तो एक एम था इसमें, 2 ब्लू लिगेंड थे तो 2 ब्लू लिगेंड इसमें भी, एक ग्रीन लिगेंड था तो एक ग्रीन लिगेंड, एक ब्लैक लिगेंड था तो एक ब्लैक लिगेंड, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थे बच्चों। अंतर क्या है कि इसमें जो 2 सेम लिगेंड थे वो एक ही तरफ जुड़े थे, यानी वो एक ही तरफ ओरिएंट थे। यहाँ पर 3D का मतलब है ओरिएंटेशन से भी है बच्चों, यहाँ पर 3D का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ओरिएंटेशन से भी है। ओरिएंटेशन मतलब स्थित है, कहाँ स्पेस में, कहाँ है
एक्स वाई और जेड एक्सिस में मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, वही उसका क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन। तो मान लीजिए कि पहले दोनों एल एक्स एक्सिस में थे, दोनों एल एक्स एक्सिस में थे, अब दोनों एल कहाँ चले गए, एक चाहे एक्स एक्सिस में हो, एक एक तो अपने जगह पे, लेकिन दूसरा मान लीजिए कि वाई या जेड एक्सिस में चला गया, यानी 3D में अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो ऐसे लिगेंड जिनके अरेंजमेंट, किसके अरेंजमेंट, लिगेंड के अरेंजमेंट कहाँ, अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर मेरे प्यारे बच्चों जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनका 3D में, 3D यानी 3 डायमेंशनल यानी स्पेशियल एक्स वाई और जेड एक्सिस में अलग अलग अरेंजमेंट प्राप्त हो, अलग अलग ज्योमेट्री प्राप्त हो, तो वैसे ही आइसोमर मेरे प्यारे बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके टाइप को पढ़ते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो उस पर चलने से पहले जो चीज़ें हैं आपके सामने, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं। तो देखो बच्चों, अब हमने आपको बताया कि ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चों दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन दोनों पर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर जाने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है बच्चों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो 3D अरेंजमेंट है बच्चों, 3D अरेंजमेंट कहने का मतलब कि उसका स्पेशियल अरेंजमेंट यानी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जब मेरे प्यारे बच्चों ओरिएंटेशन डिफरेंट आ गया, तो जिस मॉलिक्यूल का या जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन 3D अरेंजमेंट यानी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, 3D मतलब स्पेशियल, स्पेस मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस में उसके अंदर जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, उसके अंदर जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उन लिगेंड का ओरिएंटेशन या 3D अरेंजमेंट क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, तो उससे वैसे कंपाउंड को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। अब ये स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले ही ज्योमेट्रिकल के बारे में इस लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको, इस ऑप्टिकल के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर में इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने लिखा तो इसका इंट्रोडक्शन भी ना दूँ आपको, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बच्चों होते हैं कि these types of isomerism arises due to rotation of PPL। PPL का मतलब होता है बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी ऐसे आइसोमेरिज्म जो क्यों उत्पन्न होते हैं, क्यों होते हैं, तो वो आइसोमेरिज्म रोटेशन के कारण, किसके रोटेशन के कारण, तो प्लेन पोलराइज को रोटेट करने के कारण जो आइसोमेरिज्म ओरिजिनेट होते हैं बच्चों उनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म शब्द जुड़ा हुआ है बच्चों, तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले ऐसे दो कंपाउंड जो पीपीएल को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हो। पीपीएल क्या होती है, तो पीपीएल एक विशेष प्रकार की लाइट होती है, जैसे जिसके सारे जो पार्टिकल होते हैं एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, इन वन डायरेक्शन। यानी व्हाट इज पीपीएल, तो पीपीएल इज दैट टाइप ऑफ लाइट या स्पेशल टाइप ऑफ लाइट इन विच ऑल द पार्टिकल ऑफ लाइट वाइब्रेट अलोंग सेम एक्सिस। ऐसी लाइट, ऐसी एक विशेष प्रकार की लाइट जिसके सभी पार्टिकल केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हो, तो ऐसी लाइट को हम लोग पीपीएल कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। इसके बारे में लेक्चर दूंगा, एकदम डिटेल बताऊंगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपाउंड इस पीपीएल को राइट वाइज डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, उनको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, रोटेटरी
आइसोमर, और जो इसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दे, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, उनको कहते हैं लीवोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी आइसोमर। ये कब होगा, डेक्स्ट्रो कब होगा बेटा, तो डेक्स्ट्रो होगा जब किधर रोटेट करे, राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में रोटेट कर दे, राइट साइड यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा बेटा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। और ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दो ऐसे कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उसमें से कोई मॉलिक्यूल अगर प्लेन पोलराइज को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहेंगे। और वही उसमें दूसरा कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है, तो उसको हम लोग लीवो रोटेटरी यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे कि हमारे पास ये दो कंपाउंड है, मान लीजिए कि कोई भी दो कंपाउंड है, ये हमारा एक ब्लू, एक ग्रीन और एक रेड, दो कंपाउंड है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जो ढक्कन, एक ढक्कन इसमें भी लगा है, एक ढक्कन इसमें भी लगा है, बॉक्स इसमें भी है तो बॉक्स इसमें भी है, इसमें भी इंक भरा हुआ है तो इसमें भी इंक भरा हुआ है। लेकिन दोनों का क्या प्रॉपर्टी है कि जब दोनों प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर से गुजारते हैं, तो मान लीजिए कि ये रेड वाले के अंदर से गुजारते हैं बच्चों, इस रेड वाले के अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर इसको रेड वाले के अंदर से गुजारते हैं तो रेड वाले के अंदर से गुजरने के बाद ये प्लेन पोलराइज लाइट जो पैरेलल टू एक्सिस थी, इस तरह की थी, एकदम सीधे सीधे वाइब्रेट कर रही थी, ये किधर रोटेट हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन राइट साइड में रोटेट हो गई बच्चों। तो हम लोग कहेंगे कि जो आइसोमर है ये कैसा है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन यही जब ग्रीन वाले को के अंदर से इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराएं और मान लीजिए कि इसने इस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया, बाएं साइड में रोटेट कर दिया, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो हम कहेंगे कि ये ग्रीन वाला जो था वो लीवो रोटेटरी था, क्योंकि उसने लेफ्ट साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, तो ऐसे आइसोमेरिज्म जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने के कारण उत्पन्न होते हैं। दो कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन उसमें से एक कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में यानी दाहिने साइड में रोटेट करे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा वाला अगर बाएं साइड में रोटेट करे तो उसको लीवो रोटेटरी, यानी रोटेशन के कारण जो आइसोमेरिज्म बनते हैं बच्चों, उनको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए डिटेल के लिए। आइए हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं बच्चों, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to different geometrical arrangement of ligands around central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर बेटा जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, उन लिगेंड का जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो अगर डिफरेंट आ जाए, कैसे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा इसको मैं अभी बता रहा हूँ आगे एग्जाम्पल पर। यहाँ पर ये समझिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। आपको पता है ना कि कोई भी आइसोमेरिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों अक्सर क्या होगा, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने की बात कही जा रही है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन जो लिगेंड जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, जो लिगेंड जुड़े हुए हैं बच्चों, उन लिगेंड का जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब कि वो लिगेंड या तो एक दूसरे के
पास जुड़े होंगे या एक दूसरे से दूर जुड़े होंगे। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि आइदर लिगेंड अटैच्ड एडजेसेंट टू ईच अदर और अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब में एडजेसेंट में है या एक दूसरे के अपोजिट में है। तो इस लिगेंड के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के कारण मेरे प्यारे बच्चों जो आइसोमेरिज्म उत्पन्न होता है उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस ऑप्टिकल में और इस ज्योमेट्रिकल में अंतर समझ में आया। जो आइसोमेरिज्म प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने के कारण ओरिजिनेट होते हैं वो ऑप्टिकल होंगे, और ऑप्टिकल में दो बनते हैं, डेक्स्ट्रो और लिबो। डेक्स्ट्रो कब बनेगा? जब प्लेन पोलराइज लाइट को वो आइसोमर राइट साइड में रोटेट कर देगा तो डेक्स्ट्रो कहलाएगा, और अगर कोई आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देता है तो वो लिबो कहलाएगा। यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने के कारण जो आइसोमेरिज्म होते हैं बच्चों उनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं, यानी सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो लिगेंड की ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है डिफरेंट हो, या लिगेंड पास जुड़े हों या लिगेंड दूर जुड़े हों। तो आइए इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डिटेल स्टडी करते हैं। क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होते हैं और क्या होते हैं बच्चों। मैंने आपको क्या बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में? क्या बताया मैंने आपको कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to different geometrical arrangement, different geometrical arrangement of ligands around central metal atom, around central metal atom। अब देखिए मैंने क्या बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होते हैं या क्या होते हैं। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म कब उत्पन्न होते हैं? तो कब उत्पन्न होंगे? जब डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हो। किसका? लिगेंड का। कहाँ? अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। क्योंकि आइसोमेरिज्म जुड़ा हुआ है तो आइसोमेरिज्म यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम होगा। जब भी आइसोमेरिज्म की बात आएगी एक बात ध्यान में रख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। एक बात ध्यान में रख लीजिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम होगा। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कारण या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बावजूद अगर लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा बेटा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। कैसे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा? तो अगर इफ लिगेंड्स attached adjacent to each other, यानी अगर दो लिगेंड की बात करें, किसी भी दो लिगेंड की बात करें, अगर वो दोनों लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में है बच्चों, यानी उनकी ज्योमेट्री एक दूसरे के करीब में, एक दूसरे के पड़ोस में है, तो उस तरह के आइसोमर को या उस तरह के आइसोमर को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म को सिस फॉर्म कहते हैं, सिस आइसोमर कहते हैं। यानी जब लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में जुड़ जाएंगे बेटा तो कौन सा फॉर्म बनेगा? कौन सा आइसोमर बनेगा? सिस फॉर्म या आइसोमर। समझ रहे हैं? यानी जब लिगेंड की ज्योमेट्री एक दूसरे के एडजेसेंट में होगी तो उसको सिस फॉर्म कहेंगे, और जब लिगेंड इफ लिगेंड्स अटैच्ड अपोजिट टू ईच अदर, जब लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट में होंगे बेटा तो क्या बनेगा? जब लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में थे तो सिस बन रहा था, और जब एक दूसरे के अपोजिट में चले गए, विपरीत में चले गए, यानी उनकी ज्योमेट्री जो थी वो बदल गई। पहले पास थे अब दूर चले गए, पहले पास थे तो सिस कह रहे थे, अब दूर चली गई ज्योमेट्री तो कहेंगे ट्रांस
फॉर्म या आइसोमर, ट्रांस आइसोमर्स। समझ में आ रहा है मेरी बात? देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हो। किसका? लिगेंड का। कहाँ? सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर। अगर सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जुड़े हुए जो लिगेंड है एक दूसरे के पास में है तो सिस कहेंगे, और अगर लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट में है तो ट्रांस कहेंगे। देखिए, सिस और ट्रांस की बात कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, हमने लिया एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स ले लिया। जैसे यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में, चाहे पहले मैं बता दूं कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है, एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है, सिस ट्रांस की बात को कैसे समझेंगे आप कि सिस ट्रांस क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम M है, इसके साथ मान लीजिए कि 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। और हम इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें सिस कब कहेंगे। तो देखिए, सिस जो फिनोमिना या सिस फॉर्म कब होगा, किसको सिस फॉर्म में कहेंगे। तो ये 1 2 2 3 3 4 एंड 1 4, ये एक दूसरे के एडजेसेंट में है। 1 का पड़ोसी 2, 2 का पड़ोसी 3, 3 का पड़ोसी 4। यानी जब सिस फॉर्म की बात की जाएगी बेटा तो 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4 और फिर 1 4। ये सब इस तरह के 1 2 के साथ सिस में है, एडजेसेंट में है, 2 3 के साथ एडजेसेंट में है, 3 4 के साथ एडजेसेंट में है और 1 4 के साथ एडजेसेंट में है। तो इस तरह के जब स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे तो उसको सिस फॉर्म कहेंगे। और ट्रांस कैसे होंगे, तो देखिए ट्रांस को कैसे लिखेंगे। तो बेटा ट्रांस लिखा जाएगा 1 3 के साथ ट्रांस में है और 2 4 के साथ ट्रांस में है। यानी जब लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे तो उसको ट्रांस कहेंगे, और जब एक दूसरे के पास में होंगे तो सिस कहे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि हाँ, ये जो पेन मैंने रखा है, ये पेन मेरे पास में है, मेरे एडजेसेंट में है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि हमारे सिस में है। और अगर मान लीजिए कि ये मार्कर लेकर हम इसे दूर कर दें, तो ये मार्कर हमसे दूर हुआ तो ये हमसे अपोजिट में है, तो इसको ट्रांस कहेंगे। यानी जब कोई भी लिगेंड एक दूसरे के पास में होंगे, एडजेसेंट में होंगे, तो उसको सिस, और जब एक दूसरे के अपोजिट में होंगे तो ट्रांस होंगे। समझ में आ रही बात हमारी सिस और ट्रांस की कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बनते हैं। तो डिफरेंट ज्योमेट्री के कारण, डिफरेंट ज्योमेट्री का कारण मतलब कि अगर सेम लिगेंड या कोई भी लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में होंगे तो सिस, और जब एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे तो सिस, जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ट्रांस। ये क्लियर हुआ आपको सिस कैसे बनेंगे। तो जो एडजेसेंट में उनको सिस कहेंगे, जो अपोजिट में उनको ट्रांस कहेंगे। तो आइए इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की टाइप को और इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ओरिजिन को पढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ध्यान दें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा तो, लेकिन इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बनने के पीछे भी कुछ कंडीशन है बच्चों। जो कंडीशन जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकता। वो क्या है, तो देखिए, कंडीशन नेसेसरी फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन नेसेसरी फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशंस नेसेसरी फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बनने के लिए कौन कौन से कंडीशन है बेटा, उसको समझना है। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब बनेगा, यानी बनने के लिए किन किन स्थितियों की, किन किन अवस्थाओं के होने की आवश्यकता है। तो देखें, सबसे पहला क्राइटेरिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, वो है कि द कॉम्प्लेक्स मस्ट बी हेट्रोलेप्टिक। जिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा, कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जिस कॉम्प्लेक्स की बात करें, द कॉम्प्लेक्स मस्ट बी हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक कहने का क्या मतलब है बेटा,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोलेप्टिक? सबसे पहला कॉम्प्लेक्स, सबसे पहला जो कंडीशन आया कॉम्प्लेक्स के लिए वो कि वो कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक होना चाहिए। यहां पर हेट्रोलेप्टिक का क्या अर्थ है बेटा? यहां पर अगर हम कहें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोलेप्टिक हेयर, तो हेट्रोलेप्टिक आपको पता है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें जुड़े हुए लिगेंड सेम ना हो, यानी द complexes in which attached ligands are not same सेम कह लीजिए या लाइक, सेम कह लीजिए, आर नॉट सेम या लाइक, एक जैसे ना हो। यानी जिस कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, हेट्रोलेप्टिक कहने का क्या अर्थ है बेटा? कि जिस कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स अटैच हैं किसके साथ? इन विच अटैच लिगेंड आर नॉट सेम, किसके साथ लिगेंड अटैच्ड हैं? सेंट्रल मेटल एटम के साथ, विथ सेंट्रल मेटल एटम। यानी सेंट्रल मेटल एटम के साथ बेटा जो लिगेंड अटैच है ना, वो लिगेंड एक जैसे ना हो। जब लिगेंड एक जैसे ना हो, सेम ना हो, लाइक ना हो, तो वैसे कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे हेट्रोलेप्टिक। जैसे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का हम एग्जांपल दें, जैसे देखिए एक एग्जांपल है K4FeCN होल 6, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स हम लें K4FeCN होल 4 Cl2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्सेज हैं। अंतर क्या है बेटा? तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम Fe है, इसके साथ 6 लिगेंड जुड़ा हुआ और 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं। यानी यहाँ पर 6 लिगेंड जुड़े और 6 के 6 लिगेंड साइनाइड आयन है, साइनाइड है, यानी 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं। तो जब जुड़े हुए सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं होमोलेप्टिक। क्या कहते हैं? होमोलेप्टिक। और अगर कहीं भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दिया है तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकता बेटा। अब देखिए यहां पर आयरन के साथ कितने लिगेंड जुड़े हैं? 4 साइनाइड जुड़ा और 2 क्लोरीन जुड़ा है। 4 साइनाइड जुड़ा और 2 क्लोरीन जुड़ा है। 4 CN जुड़े हैं और 2 Cl2 जुड़े हैं, यानी जो 2 Cl जुड़े हैं। जुड़े हुए दोनों लिगेंड एक जैसे हैं क्या? CN और Cl दोनों एक जैसे हैं? नहीं। तो जब जुड़े हुए लिगेंड एक जैसे ना हो, अलग अलग हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हेट्रोलेप्टिक। और बेटा जब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा तभी हम GI की कल्पना कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक होगा। जब कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक होगा तभी हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा? तो दूसरा कंडीशन ये है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज मोर देन 3। यानी जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 3 से अधिक होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर किससे अधिक होना चाहिए बच्चों? 3 से अधिक होना चाहिए। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से अधिक होगा तो ही हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। 3 से अधिक यानी 4 होना चाहिए, कम से कम 4। अधिक से अधिक कितने होंगे? तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 तक जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल का कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा ट्रांजिशन मेटल के द्वारा ही बनते हैं, और ट्रांजिशन मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 9 तक जाता है। लेकिन आपको 3 से अधिक वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बनने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से ज़्यादा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर किससे ज़्यादा होना चाहिए बेटा? 3 से ज़्यादा होना चाहिए। और 3 से ज़्यादा कितना होगा? यहाँ पर दिख रहा है, जरा मैं चेक कर लूँ 1 मिनट बच्चे, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, थोड़ा सा इधर कर दूँ फिर दिखेगा। हाँ अब बिल्कुल दिख रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर जो मैंने बताया कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज मोर देन 3।
जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 3 से अधिक होना चाहिए। और चूंकि ये भी बताया कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं ना वो ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बनते हैं। ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट के द्वारा बनते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो 9 तक जाता है, यानी 9 यहाँ तक 9 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होता है। लेकिन आपको 9 का नहीं पढ़ना है, 7 का नहीं पढ़ना है, 8 का नहीं पढ़ना है, आपको केवल 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। ये 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने हैं आपको सिलेबस में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और 6 होगा तो कैसी ज्योमेट्री बनती है और क्या बनता है। ध्यान दीजिए, ये देखिए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितने आपको पढ़ने हैं, 2, एक पढ़ना है 4 और एक पढ़ना है 6 का। तो देखिए बेटा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो जो ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रल बनती है। कैसी बनती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल बनती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्राप्त होती है हमें कब, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तब। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी बनती है, तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बच्चों इस तरीके की बनती है। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड जुड़ेंगे, स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 लिगेंड जुड़ते हैं और एक स्क्वायर के ठीक नीचे जुड़ता है और एक ठीक इसके ऊपर जुड़ता है। ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कहलाती है। और इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में जो लेक्चर होगा वो आपका ऑप्टिकल वाले के साथ अगले लेक्चर में मिलेगा। यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बच्चों और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैं अगले लेक्चर में एक साथ बताऊंगा। यहाँ पर केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली ज्योमेट्री की बात की जाएगी। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ज्योमेट्री बनती है बेटा वो 2 तरह की बनती है। कौन कौन सी बनती है मेरे प्यारे बच्चों, इस 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस में जो ज्योमेट्री बनती है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा बेटा तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में 2 तरह की ज्योमेट्री बनती है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो ज्योमेट्री जो बनेगी मेरे प्यारे बच्चों वो 2 तरह की बनेगी। कौन कौन सी बनती है, तो जो पहली ज्योमेट्री बनती है बेटा वो बनती है टेट्राहेड्रल। पहली ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल। और जो दूसरी ज्योमेट्री बनती है वो बनती है स्क्वायर प्लेनर। वो बनती है स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और इस लेक्चर में इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब बनेगी और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे बनती है और क्यों बनती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर लगे हाथ एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं होता, केवल स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में होता है। तो टेट्राहेड्रल में तो एक चीज़ हल्का हो गया बोझ की, चलो भैया अब टेट्राहेड्रल वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन इस पर क्वेश्चन आता है कि व्हाई टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया, देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में क्यों नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। बस कुछ देर का इंतजार कीजिए, पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर पहले मैं इसको एक बार रिवाइज कर दूं। देखिए कंडीशन क्या क्या नेसेसरी है, कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक होगा और दूसरा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से अधिक होगा। तो 3 से अधिक आपको 4 और 6 में ही पढ़ने हैं। 3 से अधिक आपको केवल 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ना है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ज्योमेट्री बनती है बेटा ऑक्टाहेड्रल। और इस ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट लेक्चर बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको केवल मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ही बताऊंगा। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो 2 तरह की ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है, जबकि स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। आइए ध्यान दीजिए। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, अब क्या पढ़ना हमको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखो ध्यान दो कि अब हमें क्या पढ़ना है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना। किस में, ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जिनके उनके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो, 4 हो।
तो आपको ये पता है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 होता है तो दो तरह की ज्योमेट्री बनती है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी बनती है, ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल एटम एम, और इसके साथ 4 लिगेंड जुड़े होंगे। 4 लिगेंड कैसे जुड़े होंगे बेटा, ध्यान दीजिए, 4 लिगेंड जुड़े होंगे ऐसे, 1 2 3 और ये 4, ये 4 लिगेंड इसमें जुड़े होंगे। ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री होती है बेटा, ये एक स्क्वायर होता है और सेंट्रल मेटल एटम इस स्क्वायर के सेंटर में होते हैं और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर एक एक लिगेंड जुड़े होते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हैं बच्चों, या सॉरी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, उन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में तो जीआई एग्जिस्ट करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। लेकिन टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई डोंट एग्जिस्ट, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डोंट एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है बेटा, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि क्यों नहीं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। तो देखें, ध्यान दें, जैसे मान लो कि हमने एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया ये एम, और इस एम के साथ कितने बॉन्ड बने हुए बेटा, 4 बॉन्ड, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए 4 बॉन्ड बने हुए हैं और चारों के साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं। चारों बॉन्ड पे क्या जुड़े हुए हैं, लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं और ये हमारी जो ज्योमेट्री है बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं ऐसा होता है। तो एक चीज़ बताइए कि टेट्राहेड्रल जो अरेंजमेंट होता है, उस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बॉन्ड एंगल कितने का होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल बताओ, पता है आपको कि किसी भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, आपने क्लास 11 से पढ़ते आया है आप लोग, कि किसी भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है बच्चों, उसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 109.5 डिग्री का। यानी बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ से यहाँ के बॉन्ड एंगल की बात करें, ये देखो ध्यान देना, कहाँ से कहाँ के बॉन्ड एंगल की बात करें, हम ये बॉन्ड एंगल की बात करें, यहाँ से यहाँ तक के बॉन्ड एंगल की, ये भी कितना होगा 109.5 डिग्री। चाहे इस बॉन्ड एंगल की बात करें, ये भी कितना होगा 109.5 डिग्री, या इस बॉन्ड एंगल की बात करें बेटा, ये भी कितना होगा 109.5 डिग्री, या इस बॉन्ड एंगल की बात करें, ये भी मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 109.5 डिग्री। यानी बॉन्ड एंगल फिक्स है, चाहे इस बॉन्ड का इस बॉन्ड से करें, ये यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर, इन दोनों के बीच के बॉन्ड एंगल, यानी चारों के चारों बॉन्ड एक दूसरे के साथ 109.5 डिग्री पर ओरिएंट होते हैं। यानी जो बॉन्ड का ओरिएंटेशन होता है बेटा, ओरिएंटेशन, वो ओरिएंटेशन कितने डिग्री पर होता है, वो ओरिएंटेशन 109.5 डिग्री का होता है। अब यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हमारी। अब देखें कि यहाँ पर हमने 2 लिगेंड लिया, एक ए
और एक बी, ये दो लिगेंड लिए। समझिएगा ध्यान से, एक लिगेंड लिया ए और एक लिगेंड लिया बेटा बी। अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए और बी के बीच का जो बॉन्ड एंगल है कितना है 109.5 डिग्री। अब हम इस बी के पोजीशन को चेंज कर दें, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट को चेंज कर दें, यहाँ पर कर दे बी को, तो भी बॉन्ड एंगल कितना रहा 109.5 डिग्री। अब यहाँ पर कर दें तो भी बॉन्ड एंगल कितना रहा 109.5 डिग्री। यानी बी का कोई भी पोजीशन होगा, बी का कोई भी पोजीशन होगा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब क्या है कि इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इन टेट्राहेड्रल arrangement all the ligands are adjacent to each other, adjacent to each other। किसी भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जितने लिगेंड होते हैं, जितने का 4 ही लिगेंड होंगे, चारों के चारों लिगेंड ऑलवेज एक दूसरे के कहाँ होते हैं बच्चे, ऑलवेज एक दूसरे के एडजेसेंट में होते हैं। किसी भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की बात करें तो उसमें जितने भी मेरे प्यारे बच्चों लिगेंड होंगे हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट में होंगे। एक दूसरे के एडजेसेंट में होने का क्या अर्थ है कि उनका जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, उनकी ओरिएंटेशन नहीं बदल रही है। और जब ओरिएंटेशन नहीं बदलेगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के होने के लिए ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, यानी डिफरेंट होना चाहिए। जबकि यहाँ पर ओरिएंटेशन डिफरेंट नहीं हो रहा है, ये ओरिएंटेशन सेम रह रहा है। ओरिएंटेशन यहाँ पर क्या रह रहा है बच्चे, यहाँ पर ओरिएंटेशन मेरे प्यारे बच्चों सेम रह रहा है। तो जब ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा तभी हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने देखने को मिलेगा, शो होगा। और जब ओरिएंटेशन ही सेम रह रहा है तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कल्पना ही हम नहीं कर सकते। जैसे समझें, देखिए ये हमारा 1 2 3 नीचे वाले बॉन्ड और ये एक ऊपर वाला बॉन्ड हमारे लिए हो गया, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम पूछें कि इस मार्कर के साथ एडजेसेंट में कौन सा बॉन्ड है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर इस मार्कर के साथ एडजेसेंट में तो ये भी है, क्योंकि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट, सॉरी 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी एडजेसेंट में है, देखो एक दूसरे के पास में है, इसके साथ भी एडजेसेंट में है। यानी चारों बॉन्ड बोले तो चारों के चारों लिगेंड हमेशा एक दूसरे के साथ एडजेसेंट में रहते हैं। हमेशा एक दूसरे के साथ एडजेसेंट में रहने का मतलब कि उनका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, बॉन्ड एंगल ही चेंज नहीं होती। तो इस कारण से बॉन्ड एंगल चेंज ना होने के कारण ओरिएंटेशन सेम रहता है, और जब ओरिएंटेशन सेम होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेरे प्यारे बच्चों क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट होता है, उसके चारों ओर जो लिगेंड जुड़े होते हैं वो सब के सब लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में होते हैं। इस कारण से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। ये आप लोग का 3 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे बीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डोंट एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आंसर होगा, पूरा ज्योमेट्री बनाइएगा, लिखिएगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड जुड़े होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट में होते हैं। एडजेसेंट में क्यों होते हैं, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन यानी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, और बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है तो उनका ओरिएंटेशन सेम रहता है, और सेम ओरिएंटेशन होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो चलिए ये आपको समझ में आया। तो अब अगला आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो आइए उसको ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होते हैं उसको समझिए। तो देखो बच्चों, अब आपको पढ़ना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मेरे प्यारे बच्चों जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है वो 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ना है। तो अभी मैं 2 तरह के बता रहा हूँ, फिर इसके बाद 2 तरह का बताऊंगा। देखिए पहला क्या है,
कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप Ma2B2। Ma2B2 का क्या मतलब हुआ कि जो सेंट्रल मेटल एटम जुड़ा हुआ है बच्चों, उसके साथ दो तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं। दो तरह के लिगेंड क्या मतलब कि ए टाइप के दो लिगेंड और बी टाइप के दो लिगेंड जुड़े हुए हैं। ए टाइप के दो और बी टाइप के दो। चूंकि हम लोग किस तरह के कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना होगा, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा, 4 होगा। तो देखिए 2 और 2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो एग्जाम्पल पे इसको समझाऊं, तो इसका एग्जाम्पल है बेटा PTNH3 और Cl2, ध्यान दीजिए, PTNH3Cl2 एग्जाम्पल है PTNH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस और Cl2। देखिए इसमें क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 2 4 मिला, Ma2 A यानी NH3 टाइप का 2 और B2 यानी Cl2 टाइप का 2। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर Cl2 नहीं लो, कोई भी आप दो तरह के लिगेंड यानी दो लिगेंड लोगे दो टाइप का, दो लिगेंड लोगे दो टाइप का। यहाँ पर एक जगह पे आप चाहो तो NO2 भी ले सकते हो, H2O भी ले सकते हो, कोई भी दो एक जैसे दो लिगेंड लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लेटिनम के साथ NH3 और Cl2 जुड़ा, इसको हम लोग सिस्प्लाटीन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिस्प्लाटीन कहते हैं, सिस्प्लाटीन। और इस सिस्प्लाटीन का इस्तेमाल कैंसर थेरेपी में होता है, कैंसर थेरेपी में सिस्प्लाटीन का इस्तेमाल होता है। जिसको कैंसर होता है ना, उसको जो दवा दी जाती है उसमें ये कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। तो आपको पता है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मेरे प्यारे बच्चों इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है। इसमें बीच में सेंट्रल मेटल एटम रहता है प्लेटिनम, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 बॉन्ड स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे बने होते हैं। यही ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे। कौन कौन से, तो जब एक दूसरे के एडजेसेंट में होंगे लिगेंड तो बनेगा सीस फॉर्म, और जब एक दूसरे के अपोजिट में होंगे तो बनेगा ट्रांसफॉर्म। ये मैंने आपको बताया है पीछे। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है बेटा, प्लेटिनम। इसके साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4, और चारों बॉन्ड कहाँ बने हुए हैं, तो स्क्वायर के कॉर्नर पर। अब देखिए कैसे होगा, तो ध्यान दें, इसमें से किसी भी 2 सेम टाइप के लिगेंड को बच्चों उठा लेंगे। यहाँ पर PTNH3 होल ट्वाइस Cl2 है, इसमें 2 तरह के लिगेंड हैं, A2 और B2। तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे, A अच्छा लगे तो A को ले लीजिए, B टाइप का अच्छा लगे तो B टाइप को। जो 2 सेम टाइप के लिगेंड हैं उनको पिकअप कर लेंगे, उनको उठा लेंगे। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ से Cl को उठाया। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार दोनों Cl को एक दूसरे के एडजेसेंट में रख देंगे। एक बार दोनों Cl को क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे के एडजेसेंट में रख देंगे। एक दूसरे के एडजेसेंट में रखेंगे और फिर क्या करेंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट में रखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब जो बचा हुआ लिगेंड है उनको जहां खाली जगह मिल रहा है वहां रख देंगे। देखिए इस तरह से NH3। अब हमने यहां पर क्या देखा कि जो सेम टाइप के लिगेंड थे वो एक दूसरे के एडजेसेंट में आ गए। देखिए दोनों Cl एक तरफ आ गए और दोनों NH3 एक तरफ आ गए, यानी एक दूसरे के एडजेसेंट में आ गए। तो जब मेरे प्यारे बच्चों सेम लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में होते हैं तो उसको कहते हैं सीस फॉर्म आइसोमर। सीस फॉर्म आइसोमर, ये इसका बना सीस फॉर्म आइसोमर। अब क्या करेंगे कि जो 2 सेम टाइप के हम लोग लिगेंड लिए थे मेरे प्यारे बच्चों, उन दोनों सेम टाइप के लिगेंड को अब एक दूसरे के अपोजिट में करेंगे। जैसे मान लीजिए एक Cl को यहाँ करें तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा ना, यहाँ पर अपोजिट में कर दिए तो दोनों Cl एक जैसे लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट में आ गए, तो बचा क्या, NH3। तो ये भी अपने एक दूसरे के अपोजिट में चले गए। तो देखिए जब सेम टाइप के लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में थे तो सीस फॉर्म आइसोमर कह रहे थे, और सेम टाइप के लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट में चले गए तो इस तरह के लिगेंड को क्या कहते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म आइसोमर। इस तरह के कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे
ट्रांसफॉर्म आइसोमर। यानी जब सेम टाइप के लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में थे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक दूसरे के एडजेसेंट में थे तो हमने सीस कहा, और जब एक दूसरे के अपोजिट में चले आए तो हमने उसको ट्रांस कहा। यानी जब एक जैसे लिगेंड, अब आपको सीस ट्रांस का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ रहा है कि जब एक जैसे लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में होंगे तो सीस फॉर्म बनेगा, और जब एक दूसरे के अपोजिट में होंगे तो ट्रांसफॉर्म बनेगा। ये क्लियर हुआ आपको? चलिए इसको अब समझिए। अब दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो MA2BC टाइप का है। MA2BC टाइप कहने का मतलब कि दो लिगेंड एक जैसे हैं और दो लिगेंड अपोजिट हैं। एक माने अपोजिट का मतलब डिफरेंट है, दो एक जैसे हैं और दो अपोजिट हैं, डिफरेंट हैं। डिफरेंट अपोजिट का मतलब डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2 और 2 4, चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। और आपको पता है कि 4 में जब टेट्राहेड्रल होता है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनता, तो कौन सा आइसोमेरिज्म, कौन सा ज्योमेट्री बनेगी? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसी बनती है? तो आपको पता है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मेरे प्यारे बच्चों एक स्क्वायर बनता है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे लिगेंड जुड़े होते हैं। ये तो आपको बिल्कुल पता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल पे समझने की कोशिश करते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है? तो इसका एग्जाम्पल है, बेटा ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल है PT। यही वाला एग्जाम्पल में थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ। PT NH3 का होल ट्वाइस NO2 और Cl। ये देखिए NO2 और Cl क्या मिला? MA2BC टाइप का लिगेंड मिला। ये समझ में आ रहा है? MA2BC टाइप का लिगेंड, यानी दो लिगेंड एक जैसे और दो डिफरेंट लिगेंड हैं। अब क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसकी ज्योमेट्री मेरे प्यारे बच्चों? तो इसकी ज्योमेट्री बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम अपने सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम हमारा है प्लेटिनम, इसको स्क्वायर के सेंटर में रख देंगे बच्चों, और 4 बॉन्ड इसके साथ स्क्वायर के कॉर्नर से जोड़ते हुए मिला देंगे। ये 4 लिगेंड जुड़ गए। अब ये 4 बॉन्ड बन गए इसके साथ, प्लेटिनम के साथ। अब क्या करेंगे, तो इसमें जो दो सेम टाइप के लिगेंड हैं, जो दो सेम टाइप के लिगेंड है उनको पिकअप करेंगे। तो जो दो सेम टाइप के लिगेंड है वो क्या है? NH3। हमेशा किसी भी दो सेम लिगेंड को पिक करेंगे, और अगर सेम नहीं है तो उसके लिए भी बताऊंगा, अभी आगे एग्जांपल दूंगा, उसमें कोई भी लिगेंड सेम नहीं होगा तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सेम लिगेंड उसको पिक किया NH3। अब इन दोनों को एक बार एक दूसरे के एडजेसेंट में और एक बार सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक दूसरे के अपोजिट में जोड़ देंगे, जैसे NH3 और इधर भी NH3। ये जोड़ दिया हमने। अब क्या करेंगे कि जो बचे हुए लिगेंड है बच्चों, जो बचे हुए लिगेंड है उनको जहां खाली मिलता है वहीं जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कहाँ खाली मिलता है, तो एक यहाँ खाली है NO2 और एक यहाँ खाली है Cl, ये जोड़ दिया। और यहाँ पर कहाँ खाली है? Cl और NO2। अब क्या देखने को मिला कि सेम टाइप के लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में आ गए, तो कहेंगे इसको सीस फॉर्म आइसोमर। ये समझ में आ रहा है? और जब सेम टाइप के लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट में है बच्चों, तो कहेंगे ट्रांसफॉर्म आइसोमर। ये क्लियर हो रहा है आपको कि जब एक जैसे लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में होते हैं तो सीस फॉर्म बनता है, और जब एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं तो ट्रांसफॉर्म बनता है। ये दो टाइप के हुए। अभी दो टाइप के इसमें हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट है सेकेंड और थर्ड, पहले फर्स्ट सेकेंड बताए थे, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, जो चौथा और पांचवा, तीसरा और चौथा टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे लिए जो तीसरे और चौथे कॉम्प्लेक्स हैं वो हैं MABCD एंड MAB2 टाइप के। देखिए यहाँ पर जो है पहला है MABCD यानी अब देखो यहाँ पर तो गजबे हो गया। यहाँ पर चारों के चारों लिगेंडवे अलग हो गए, ABCD चारों अलगे हो गए। अब क्या करेंगे? ससुराल तो गजबे हो गया। अब क्या होगा? अब तक तो आप सोचोगे सर, अब तक तो बताए थे कि सेम लिगेंडवा को लेकर के एक तरफ रख के सीस बनाते थे और उल्टा करके ट्रांस बनाते थे। अब बताइए ना अब क्या करें?
तो कुछ करना नहीं है, थोड़ा देखना है, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पलवा पे देखेंगे, इस ससुरा एग्जाम्पल हमेशा आएगा। जैसे यहाँ पर चारों लिगेंड अलग अलग होंगे, जैसे एग्जाम्पल है PT NH3 NO2 Cl और होगा इसके साथ PY, मान लीजिए पिरिडीन, ये हमने जोड़ दिया PT NH3 NO2 Cl PY, ABCD, चारों के चारों अपोजिट हो गए, डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पर कैसे बनेगा बेटा? तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, वही स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनानी है। इस तरह से देखिए, वही इस तरह से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपको बनानी है। दो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। और ध्यान देना, जब चारों लिगेंड डिफरेंट होते हैं तो तीन तरह के आइसोमर बनेंगे। कितने तरह के बनेंगे बेटा? 3 तरह के आइसोमर बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे 3 तरह के, ध्यान दीजिए। यहां पर इसमें 3 तरह के आइसोमर बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो देखिए यहां पर तो कोई सेम नहीं है, तो किसको एक दूसरे के एडजेसेंट, किसको एक दूसरे के अपोजिट में रखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को पिक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए NH3 को हमने पिक कर लिया, और सेंट्रल मेटल एटम हमारा है प्लेटिनम, और कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। ये हमने बना दिया बेटा। यहाँ पर भी सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम, कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। ये हमने बना दिया। यहाँ पर भी सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम, इसमें भी कितने बनेंगे? 4। लो भैया 4 यहाँ पर ही बना दिया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बच्चों? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, कि जो आपका यहाँ पर बनेगा आइसोमर, वो किसी एक लिगेंड के पोजीशन को फिक्स करके बारी बारी से जो बचे हैं उनको ट्रांस में रखेंगे। एक को फिक्स करेंगे और जितने बचे हुए 3 लिगेंड हैं, एक को फिक्स करेंगे और जितने बचे हुए 3 लिगेंड हैं उनको बारी बारी से इसके साथ ट्रांस में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर NH3 का पोजीशन फिक्स कर दिया। ये देखिए, ये हमारे लिए NH3 का पोजीशन फिक्स, यहाँ पर भी NH3 का पोजीशन फिक्स, और यहाँ पर भी NH3 का पोजीशन फिक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, बोलो, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करते हैं। योर कमेंट इज फ्यूल फॉर अस। फ्यूल मतलब ईंधन होता है। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, तो इस ऑनलाइन क्लास को चलाने के लिए बच्चों हमें आपके कमेंट की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। देखिए यहाँ पर हमने NH3 के पोजीशन को फिक्स किया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक को इसके एडजेसेंट में रखेंगे, इसके ट्रांसवर्सल में रखेंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ पर कैसे रखेंगे, एक बार यहाँ पर NO2 के इसके साथ अपोजिट में किया, इसके ट्रांस में किया, और बाकी जो बचा Cl और PY इसको रख दिया यहाँ पर। फिर अब क्या करेंगे, NO2 के बाद अब Cl को इसके जगह इसके साथ ट्रांसफर में रखेंगे, इसके अपोजिट में रखेंगे। तो कौन सा आया? Cl, और PY को यहीं पर रहने दें, PY में कोई छेड़छाड़ नहीं करें। देखिए किया क्या हमने, NH3 को फिक्स रख के एक बार NO2 को ट्रांस में लिया, फिर अब Cl को जब ट्रांस में रखेंगे तो Cl कहाँ आया? NO2 के जगह पे। तो NO2 कहाँ चला जाएगा? Cl के जगह पे। अब क्या बचा? PY। तो NH3 को फिक्स करें, अब PY को इसके साथ रखें। तो यहाँ पर तो NO2 है पहले से, अब यहाँ पर तो NO2 है, अब PY किसके जगह पे आया है? Cl के जगह पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ये 3 तरह के आइसोमर बनेंगे। कैसे बना ये बेटा, समझ में आया? एक के पोजीशन को फिक्स रखते हुए किसी एक लिगेंड को, चाहो तो आप इसको भी फिक्स कर सकते हो, चाहो तो इसको भी कर सकते हो, चाहो तो इसको भी कर सकते हो, किसी एक लिगेंड को फिक्स करके अब बाकी बचे हुए तीनों लिगेंड को उसको एक एक बार ट्रांस में रख के, और एक एक बार ट्रांस में रखेंगे, जो आइसोमर बनेगा वही इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। किस तरह के लिगेंड का? AMABCD टाइप के लिगेंड का। यहाँ पर AMABCD टाइप के लिगेंड को कैसे बनाएंगे, तो उसमें से किसी एक लिगेंड को चाहे A को फिक्स कर दें और बारी बारी से B, C और D को उसके ट्रांस में रखें, और जो आइसोमर बनेंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सीस और ट्रांस क्या होगा, तो यहाँ पर सीस ट्रांस को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जब दो तरह के, एक तरह के लिगेंड एक तरफ होते थे तो सीस और अपोजिट में होते तो ट्रांस होता था। यहाँ पर रिलेटिव में बताएंगे कैसे कि इन आइसोमर नंबर 1 NH3 ट्रांस विथ NO2, NH3 के साथ NO2 के साथ क्या है? ट्रांस में है, बट सीस विथ Cl एंड PY।
क्लोरीन और pyridine के साथ सिस में है और NO2 के साथ ट्रांस में है। यहाँ पर क्लोरीन के साथ ट्रांस में और इन लोगों के साथ सिस में है। यहाँ पर pyridine के साथ ट्रांस में और बाकी सबों के साथ सिस में है। तो एक के रिलेटिव में सिस और ट्रांस बताएंगे कब, जब चारों लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट हो तब। अब आया हमारा अंतिम MAB2 टाइप। तो यहाँ पर AB क्या है बच्चों, पहले देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर AB क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों AB यहाँ पर अनसिमेट्रिकल, AB यहाँ पर क्या है, अनसिमेट्रिकल, SYMMETRICL, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड है। अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड का मतलब, डाइडेंटेट का मतलब होता है कि लिगेंड हैविंग टू डोनर एटम, लिगेंड्स हैविंग टू डोनर एटम, कितने डोनर एटम हो, टू डोनर एटम। किसी भी लिगेंड में जब दो डोनर एटम होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। और दोनों डोनर एटम, और दोनों डोनर एटम कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जब दोनों डोनर एटम डिफरेंट होंगे तो उसको अनसिमेट्रिकल कहते हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब कि जो दोनों डोनर एटम है बच्चों, वो दोनों डोनर एटम कैसे हों, डिफरेंट हों, सेम नहीं होने चाहिए। अब देखो एक चीज और यहां पर बताएं कि यहां पर सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड क्यों नहीं लिया गया। तो इसके लिए जब एग्जाम्पल ये बताएंगे ना तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर AB क्या है, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड का मतलब कि ऐसे लिगेंड जिसमें कितने डोनर एटम हो, दो डोनर एटम हो, और दोनों डोनर एटम हो कैसे हो, डिफरेंट हो। तो जो कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल। जैसे इसका एग्जांपल लें, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, बाकी वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए ये क्योंकि वो उतने में हो नहीं पाएगा इसलिए मुझे मिटाना पड़ा। देखो ध्यान दो, जैसे एग्जाम्पल है इसका MAB2 टाइप के लिगेंड का क्या एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे हमने लिया एग्जाम्पल इसका PTGLY का होल ट्वाइस, GLY का होल ट्वाइस, और इस पे 2 यूनिट निगेटिव चार्ज। तो देखिए PTGLY होल ट्वाइस क्या है, यहाँ पर GLY क्या है बच्चों, तो इसको ग्लाइसिनेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइसिनेट आयन। और इस ग्लाइसिनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और एक O पर निगेटिव चार्ज। अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर, कितने डोनर एटम है बच्चों, देखिए एक डोनर एटम है ये हमारा नाइट्रोजन, एक डोनर एटम है, और एक डोनर एटम है ये हमारा ऑक्सीजन। कितने डोनर एटम हो गए बच्चों, दो डोनर एटम हो गए। एक हो गया हमारे लिए नाइट्रोजन डोनर एटम हो गया, और एक हमारे लिए ऑक्सीजन डोनर एटम हो गया। अब यहाँ पर इस ग्लाइसिनेट आयन में दो डोनर एटम तो हैं, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल लिगेंड ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सिमेट्रिकल क्यों नहीं करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया PT का, तो देखिए कैसे बनेगा। यहां पर ये एक कॉम्प्लेक्स बना हमारे लिए, ये एक कॉम्प्लेक्स, इसमें हमारा सेंट्रल मेटल एटम है बच्चों प्लेटिनम, इसके साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ये हमने 4 बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब देखिए और दूसरा भी ये बनेगा, इसमें भी, इसमें सिस ट्रांस बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, एक लिया यहाँ पर और दूसरा ये बनाया। यहाँ पर भी सेंट्रल मेटल एटम बेटा प्लेटिनम, कितने बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड बनेंगे, ये और ये 4 बॉन्ड बन गए। अब देखिए अब करेंगे क्या, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है तो डाइडेंटेट। एक बार में कितने जगह से जुड़ेगा, तो 2 जगह से जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से जोड़ा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O निगेटिव, ये एक जगह से जुड़ गया, ये दोनों डोनर एटम जुड़ गए। अब क्या करें कि जो दो डोनर एटम हैं, तो जब दो डोनर एटम एक दूसरे के एडजेसेंट में आ जाए, एक ही साइड में आ जाए,
तो सीस फॉर्म बनेगा। दूसरी बार जब जोड़ है तो यहाँ पर भी NH2 को हम ऊपर रखें, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और एक O इधर। अब देखिए, देखा हमने क्या कि यहाँ पर दो चीज़ें, और एक यहाँ पर भी पहले मैं बना दूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले बना दूँ फिर समझाऊंगा आपको। ये एक आइसोमर, ये प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ 4 बॉन्ड। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर जो दोनों डोनेटर एटम थे वो दोनों एक तरफ थे। यहाँ पर देखिए NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O, ये। अब यहाँ पर NH2 को ऊपर रखें, यहाँ पर NH2 को हम नीचे कर दें, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O। अब देखिए हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर जो सेम डोनर एटम थे वो दोनों एक ही साइड में आए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन दोनों में नीचे है, दोनों ऑक्सीजन, यहाँ पर भी दोनों NH2 ऊपर है। तो जब सेम डोनर एटम एक ही तरफ जुड़े हों तो इस तरह के आइसोमर को कहेंगे सिस फॉर्म। क्या कहेंगे बच्चों? सिस फॉर्म। और जब सेम डोनर एटम एक दूसरे के अपोजिट में हो, ट्रांसवर्स में हो, तो इसको कहेंगे ट्रांस आइसोमर या ट्रांसफॉर्म या ट्रांस आइसोमर। तो ये समझ में आ रहा है कि जब अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हो, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड कहने का मतलब कि उसमें दो डोनर एटम हो लेकिन दोनों डोनर एटम बच्चों कैसे हो? डिफरेंट हो। तो जब दोनों डोनर एटम डिफरेंट हो तो हमको उसको अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और जब इस तरह के लिगेंड जुड़े होते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब सेम टाइप के लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में होंगे, यानी एक ही साइड में होंगे, तो सिस बनेगा। और जब सेम डोनर एटम एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन अपोजिट में है, NH2 अपोजिट में है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही साइड में है, NH2 भी एक ही साइड में है। तो जब सेम डोनर एटम एक ही साइड में होंगे तो सिस बनता है, और जब सेम डोनर एटम अपोजिट में होते हैं तो ट्रांस बनता है। अब यहाँ पर आपने पूछा था, ये आपको मैं बताने वाला था कि सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड क्यों नहीं लेते हैं। वाई वी डोंट टेक सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। तो बच्चों अगर सिमेट्रिकल ले लें, अगर मान लीजिए कि दोनों डोनर एटम सेम हो जाएं, मान लो कि यहाँ पर भी NH2 हो जाए, यहाँ पर भी NH2 हो जाए, यहाँ पर भी NH2 हो जाए, NH2 हो जाए, तो कैसे देखेंगे कि एक जैसे दो लिगेंड अपोजिट में है कि सेम में है? यहाँ पर भी NH2 हो जाए, यहाँ पर भी NH2 हो जाए, तो ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। जब दोनों डोनर एटम सेम हो जाएंगे तो अब ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, और जब ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं होगा। जब ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी NH2 होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो किसी को ऊपर किसी को भी नीचे करते तो ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर हमने सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड नहीं लिया है, अनसिमेट्रिकल लिया है। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। फिर आपसे अगले लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर का आनंद लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विथ सूरज सर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।